नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश राजपूत और आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर गोड़ा, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की थी नेहरू रिपोर्ट के बारे में। और जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। अब ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है, जिसमें 451 धाराएं, जो वर्तमान में अपन कह देते हैं अनुच्छेद, और 15 परिशिष्ट, जैसे अपन वर्तमान में सूचियां बोल देते हैं, अनुसूची बोल देते हैं, अनुसूची बोलते हैं, सूची नहीं अनुसूची बोलते हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान थे, और ये अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है, आप सभी को पता ही है। और आज हम इसमें महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करेंगे। वैसे तो पूरे ही प्रावधान इसमें अपन डिटेल से विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन कहेंगे अपने संविधान पर दिखाई देता है। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का दिखाई देता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या कारण था। तो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। 1930, 1931 और 1932। अब इसमें अपन चर्चा नहीं करेंगे किसने भाग लिया था किसने नहीं लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। अब आज हम इसमें जो चर्चा करें तो 1933 में 1933 में एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत प्रपत्र एक जारी किया गया। अब श्वेत प्रपत्र या व्हाइट पेपर क्या है, तो इसमें वो महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे उस समय की परिस्थिति, उसके बाद जैसे आप इसकी तुलना आप रिज्यूम से कर सकते हो। जैसे आपके रिज्यूम में क्या रहता है, आपके नाम, पापा का नाम, माता का नाम, कॉन्टेक्ट, आपकी क्वालिफिकेशन, इस तरह उस समय की परिस्थितियाँ, उसके बाद उस समय की घटना चक्र, क्या क्या चल रहा था भारत में, ये सभी चीज़ें इसमें थी। इसलिए अपन मतलब व्हाइट पेपर में ये थी। इसी 1933 के बाद 1935 में ये अधिनियम लाया गया। और आप सभी को याद ही होगा कि 1858 के अधिनियम के बाद जो भी अधिनियम बनते थे वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनते थे। भारत के लिए बनते थे, पर बनाता कौन थी? इंग्लैंड की पार्लियामेंट। अब इसमें अपन चर्चा करें तो इसकी जरूरत क्यों लगी, और ये प्रकाशित हुआ था 1933 में। तो इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी वो थी, एक प्रांतों में उत्तरदायी शासन, ये जो उत्तरदायी शासन था ये अधिनियम 1935 में आया था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ये 1937 में लागू हुआ और 1939 में समाप्त हुआ। ये क्या था इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और एक और अगर अपन चर्चा करें, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे, केंद्रों में आंशिक उत्तरदायी शासन, प्रांतों में पूर्ण और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन, ये 2 इस व्हाइट पेपर में महत्वपूर्ण बातें थी। इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अब उसमें कौन कौन से प्रावधान थे उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बेसिक डिटेल्स थी। अब हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। प्रावधान, तो पहला प्रावधान था, इसमें सर्वप्रथम चर्चा की गई थी अखिल भारतीय संघ की। अखिल भारतीय संघ, ये पहली बार भारत के लिए अखिल शब्द प्रयोग किया गया है। जैसे आप जो अपनी यूपीएससी होती है या लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होती है उनका नाम ही अखिल होता है। अखिल मतलब पूरे भारत के लिए, यानी पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लिए। तो जो अखिल भारतीय संघ की जो चर्चा की गई थी, इसमें 2 प्रकार की क्षेत्र थे। एक ब्रिटिश क्षेत्र यानी ब्रिटिश इंडिया, और एक था देसी रियासतों। जो ब्रिटिश प्रांत था इस पर डायरेक्ट ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का शासन होता था। वहीं देशी रियासतों पर इनका प्रत्यक्ष शासन ना होते हुए राजा शासन करता था। लेकिन इनके पास, अंग्रेजों के पास 3 मुख्य विषय थे, संचार, विदेशी और सैनिक। ये अंग्रेजों के पास थे। लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र था इस पर पूर्ण था, कह सकते हैं कि शासन किनका था? अंग्रेजों का। अब अगर अपन चर्चा करें, उस समय 11 प्रांत
11 प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नर क्षेत्र या रीजन में बटा हुआ, चीफ कमिश्नर क्षेत्र में। इन जो 11 प्रांत थे, देसी रियासतें बहुत ज्यादा थी, इसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। जो 11 प्रांत थे, इनमें से 6 प्रांतों में जनता ने वोटिंग की थी, यानी कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था थी। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, द्वैत शासन अलग है और द्विसदन अलग है। द्विसदन में जैसे वर्तमान, एक बार मैं बता देता हूँ, जो अपनी भारतीय संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। पर अगर द्वैत शासन की अगर तुलना करके देखें, ये वर्तमान से जो अंग्रेज का था वो अलग था, वर्तमान में अलग है। अगर इसमें अपन संसद में बात करें तो एक तो प्रधानमंत्री भी होता है और एक राष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं, प्रेसिडेंट भी होता है। तो उस समय जो प्रेसिडेंट की तुलना आप किससे कर सकते हैं, वायसराय से। और यहाँ प्रधानमंत्री यानी उसके जो मंत्री, यानी अपन ने बात कर रहे हैं अब प्रांतीय सरकार में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, इस तरह। तो वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते थे पहले, लेकिन उसकी जो मंत्रिमंडल थी उसकी अपन कह सकते हैं, परंतु वर्तमान स्वरूप पहले के स्वरूप से बहुत अलग था। आप इस चीज को एक मिलाकर ना देखें। देशी रियासतों के लिए इसमें जो अखिल भारतीय शब्द प्रयोग किया गया था, इसमें देशी रियासतों के लिए अपनी इच्छा अनुसार वो भारत संघ में मिलना चाहे या न मिलना चाहिए, उनके ऊपर था। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भारत का एकीकरण किया गया था तब भी ये कंडीशन देशी रियासतों के लिए रखी थी, लेकिन ये 1935 के एक्ट में भी इनका प्रावधान था। जैसे इन पर स्वेच्छा से भारतीय संघ में, अब आप ये मत सोचना कि सर ये पाकिस्तान में जाएगी या भारत में जाएगी। इस समय पाकिस्तान देश बनने का कोई प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था, वो 1947 के एक्ट में था। तो ये पूरे भारत के लिए था, पर भारतीयों के लिए भी जो देशी रियासतें थी, भारत संघ के लिए भी देशी रियासतें थी, उनको भी स्वेच्छा दी गई थी। उसके लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना होता था, वो उनके ऊपर था, उसके लिए कुछ कंडीशनें थी। हालांकि ये भी लागू कभी नहीं हुआ क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला अखिल भारतीय संघ अगर आपको समझ में आए तो अपन दूसरे की ओर चर्चा करें। दूसरा इसमें था प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता दूसरा पॉइंट था इसमें, प्रांतीय स्वायत्तता। पिछले वीडियो में शायद स्वायत्तता में बड़ा था, लिखना भूल गया था मैं, तो आप इन चीजों को देखते चले, बस समझिए आप किस तरह आप अगर बुक्स भी पढ़ो तो क्या क्या चीजें पढ़ना महत्वपूर्ण है। वैसे पढ़ाई सभी महत्वपूर्ण होती है, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई में हम इसे छोड़ दें या इसे पढ़ ले, पर हाँ कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना जरूरी होता है कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहा है। इनमें डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम से की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थे। प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतीय स्वायत्तता में अपन चर्चा करें तो वर्तमान स्वरूप से एक बार देख लेते हैं। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है और सीएम एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है, परिषद लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। तो ये वर्तमान स्वरूप है। तो पहले का स्वरूप क्या था, तो यहां पर इसे कहते थे गवर्नर और यहां पर था मंत्रिमंडल। अब यहां पर मंत्रिमंडल की सलाह पर ही गवर्नर कार्य करे। ये इस अधिनियम में प्रांतों को ये स्वायत्तता दी गई थी, एक उत्तरदायी सरकार। और इस मंत्रिपरिषद को चुनने का अधिकार किसके पास था, जनता के पास। और यहां पर इस समय लगभग 10% से ज्यादा जनता ने वोटिंग की थी। अब यहाँ पर ध्यान रखें, वर्तमान में भी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पर राज्यपाल कार्य करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही। इसी प्रकार केंद्र में भी राष्ट्रपति भी किसके कहने पर कार्य करता है, 74 और सब क्लोज में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद इसके कहने पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1-2 निर्णय में ये कहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करें, क्योंकि संविधान में साफ साफ वर्तमान में लिखा हुआ है। ये पूरी स्थिति थी, पर यह स्थिति वर्तमान में है। इस समय केंद्र में यह स्थिति नहीं थी, परंतु यह स्थिति जो राज्यों में प्रांतीय वाली थी, यह स्थिति 1935 के एक्ट में जोड़ी गई थी। ये कब लागू हुआ, 1935 के एक्ट से हुआ, लेकिन 1937 में लागू हुआ और 1939 में इसे समाप्त कर दिया। इतनी अगर दोनों पॉइंट आपको विस्तार से समझ आया
तो हम आगे बढ़े। कोई बात छूट रही है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख ले। जहां भी यदि आपको कंफ्यूजन हो सर हमें समझने में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। एक बार और अपन जाते जाते रिवीजन इसका कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट, द्वैध शासन शुरू, शासन शुरू या स्टार्ट, ये राइट लगा देता हूं तो आप समझ जाना। हाँ स्टार्ट। केंद्र में द्वैध शासन की क्या हुई स्थापना, परंतु आपको 1919 का एक्ट याद होना चाहिए, उसमें लिखा था प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट यानी शुरू, और केंद्र की बात ही नहीं थी, मैंने उस वीडियो में बताया था। 1935 के एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया और राज्यों में यानी प्रांत पहले बोलते थे उनको, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त, बल्कि क्या स्टार्ट हो गई प्रांत की स्वायत्तता, यानी राज्य सरकार चुनने का अधिकार आने लगा धीरे धीरे। अगला पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वही वो जो गवर्नर अपन ने राज्यों के लिए बोला था वहीं वायसराय हो जाता है। जैसा कि केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है, ऐसा ही। यानी यहाँ पर प्रांतों में क्या था गवर्नर और केंद्र में वायसराय। तो यहाँ पर वायसराय, वायसराय में भी आपको याद होना चाहिए दो प्रकार के विषय, आरक्षित और हस्तांतरित, यही द्वैध शासन। उसके बाद एक अगला है संरक्षण एवं आरक्षण, संरक्षण एवं आरक्षण। ये आरक्षण वो नहीं है जो अपन वर्तमान स्वरूप में सुनते हैं। इस आरक्षण का तात्पर्य था कि जैसे कि शुरू में या शुरुआत कह सकते हैं कि भारतीयों को चुना जनता ने और शासन किया, तो इस शासन में कुछ त्रुटि भी हुई, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो संकटकालीन या जो महत्वपूर्ण विषय थे वो केंद्र के लिए वायसराय ने अपने पास रखा और राज्य में गवर्नर को दे दिया। ये जो महत्वपूर्ण विषय थे इन पर कौन कानून बनाता है, यह हस्तक्षेप करने के लिए अपन कह सकते हैं कि जो सरकार है, जो सरकार चल रही है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए वायसराय और गवर्नर ने कुछ अपने पास संकटकालीन स्थिति या संकटकालीन शक्तियां रखी थी। जो कब, जैसे वर्तमान में यदि कोई सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है, जिसे अपन क्या कहते हैं आपातकाल लगाने की, यानी संकटकालीन भी कह सकते हैं। जैसे अगर किसी राज्य में सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है या वहां की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त है तो राष्ट्रपति वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यपाल के कहने पर, या राष्ट्रपति को भी ऐसा लगे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये उन्होंने 1935 के एक्ट में अपने पास रखा था। अगर इतनी बातें समझ आई तो अपन आगे बढ़े। अगला है इसमें पॉइंट विधानमंडल, विधानमंडल द्विसदनीय व्यवस्था आपको समझ में आई थी कौन कौन सी, राज्यसभा लोकसभा जैसी। तो पहले उनका नाम था विधान परिषद और विधानमंडल। तो जो विधानमंडल थे, अगला पॉइंट पांचवा जो भी हो, विधानमंडल, जो विधानमंडल थे उनमें जो मताधिकार यानी वोटिंग का क्षेत्र अधिकार में विस्तार कर दिया। इसमें औरतों ने भी वोटिंग की थी, है ना। लगभग 10% से ज्यादा लोगों ने, पूरी टोटल भारतीयों के 10 से ज्यादा % लोगों ने इसमें वोटिंग की थी। तो उसमें कुछ क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अगर अपन इसमें और चर्चा करें कि पहले आपको अगर मैंने बताया था कि जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, यानी जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, उसमें अपन ने भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़ा था कि जो विधान परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे और विधानमंडल में कितने थे। तो विधान परिषद में थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो प्रांतीय जो प्रांत में क्या था, दो प्रकार, दो द्विसदनीय व्यवस्था बता रहा हूँ, द्विसदनीय व्यवस्था। इसकी तुलना आप किससे करोगे, संसद के लोकसभा और राज्यसभा से। पहले क्या था, विधानमंडल और एक था विधान परिषद। जो विधानमंडल थे उसमें डायरेक्ट वोटिंग होती थी और विधान परिषद में इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी। इसमें मनोनीत सदस्य आते थे, आपको पिछली क्लास में अपन ने बताया था। तो इस अधिनियम में 375 सदस्य हो गए थे और 1919 की एक्ट में कितने सदस्य थे, 143। याद आ रहा है। उसके बाद
विधान परिषद में 60 सदस्य थे और इनकी संख्या बढ़ाकर 1935 में 260 कर दी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हो तो अपन आगे बढ़े। तो इस तरह वोटिंग में और विधान मंडलों में क्या किया गया, विस्तार किया गया। विस्तार यानी स्कोर बढ़ा। ठीक है, अगर अपन अगले पॉइंट की चर्चा करें, अगला बिंदु जो है, अगला प्रावधान जिसे अपन कहें, तो जो अगला प्रावधान है वो शक्ति विभाजन का। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। इस अधिनियम में प्रथम बार यानी फर्स्ट बार लिखित में शक्ति को क्या किया गया था, विभाजन। अब किस प्रकार किया गया था अपन देखते हैं। आप सभी को याद है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में। इन 12 सूचियों में से एक सूची 7 यानी अनुसूची, सूची नहीं लेंगे, अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 प्रकार की सूची बनाई गई। इस अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की सूची, एक थी संघीय सूची जिसे केंद्रीय सूची भी बोलते हैं, और एक थी प्रांतीय या जिसे अपन राज्य बोलते हैं वर्तमान में, प्रांतीय, पहले प्रांतीय बोलते हैं, और एक थी समवर्ती, ये वर्तमान स्वरूप। अब मैं इसको मिटाते हुए इसी चीज को 1935 के एक्ट में बनाया गया। कौन से एक्ट में? 1935 के एक्ट में। जो 1935 का एक्ट था उसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई थी। अब सभी को याद होना चाहिए, जो संघीय सूची थी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार। प्रांतीय सूची, इसमें हर राज्य को, यानी राज्य जिसे अपन वर्तमान में भी कहते थे। और जो समवर्ती सूची थी इसमें केंद्र को भी और राज्य को भी। ये 1935 के एक्ट में प्रावधान था और वर्तमान स्वरूप में भी लगभग ऐसा ही है। अब ये संघीय सूची है, जो संघीय सूची है इसमें उस समय जो विषय थे उनकी संख्या थी 59 और प्रांतीय की थी 54 और जो समवर्ती सूची थी उनकी थी 36। वर्तमान में ये अलग है, वर्तमान में इनकी संख्या अलग है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और एक प्रकार की अलग और व्यवस्था की गई थी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्ति, और जो अवशिष्ट शक्तियां थी ये थी वायसराय के पास। किसके पास थी? वायसराय के पास। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, प्रांत में राज्यों को। कितने प्रांत थे उस समय? 11, और समवर्ती में दोनों। अब जो अगर अपन बात करें कि सर ये 59 विषय थे, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे संघीय सूची में? ये कहा घड़ी का है संघीय सूची। इसमें एक तो विदेशी संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद रेल, और उसके बाद सेना, तीनों सेना, जल, वायु, थल सेना। इस समय जो महत्वपूर्ण विषय थे यानी बैंक, इसमें बैंक, ये सभी किसमें आती? संघीय। प्रांत में कौन थे? अस्पताल, और उसके बाद स्थानीय स्वशासन, ये सभी किसमें थे? प्रांत में थे। जंगल और जो छोटी छोटी चीजें थी वो प्रांत में थी। और समवर्ती सूची, इस तरह 3 प्रकार की सूचियां उस समय 1935 के एक्ट में बनाई गई थी। शक्ति विभाजन के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके अंतर्गत ये चीजें थी। अगर आपको शक्ति विभाजन भी समझ में आया तो अपन आगे बढ़े। अगला अगर अपन प्रावधान देखें तो जो अगला प्रावधान था उसमें उसमें चर्चा थी संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय यानी एक कोर्ट, जिसे वर्तमान में अपन सुप्रीम कोर्ट के रूप में जान सकते हैं। संघीय न्यायालय को ही जब भारत आजाद हुआ तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा। इस संघीय न्यायालय या केंद्रीय न्यायालय में पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अन्य न्यायाधीश थे, 2 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में क्या देखें? वर्तमान में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य न्यायाधीश ये हैं और ये थे, यानी 1935 के एक्ट में थे और ये वर्तमान। परंतु किसी भी निर्णय को अंतिम रूप
देने के लिए अगर जो महत्वपूर्ण हो, किसी की फांसी वांसी जो भी है, अगर उनके बारे में, तो उसकी इसकी अंतिम शक्ति थी प्रिवी काउंसिल के पास। प्रिवी काउंसिल या काउंसिल भी बोलते हैं उसे, काउंसिल के पास। ये कहाँ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ठीक। परंतु न्याय भारतीयों के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और इसे फिर अपन ने क्या नाम दे दिया? सुप्रीम। अगले अगर अपन प्रावधान की चर्चा करें तो अगला प्रावधान है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सर्वोच्च, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर इसे अपन चर्चा करें इसके बारे में, इसमें थोड़ा डिटेल समझे, तो जो भी अधिनियम या 1935 का कोई एक्ट है, तो इसमें जो प्रांतों में बनी हुई सरकार या केंद्र में जो आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार है, वो इस अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकते। इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ब्रिटिश संसद के पास। उसके बाद अगले पॉइंट के रूप में अपन चर्चा करें तो इसमें प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का अभाव, अगर आपने पढ़ा होगा वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु है, इसके बारे में। ये भारतीय संविधान का कुंजी कहते हैं इसे, भारतीय संविधान की कुंजी वर्तमान में। पहले लेकिन 1935 के एक्ट में प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना का कार्य है संविधान को एक दिशा प्रदान करना, कि यानी जिसे चाबी कहते हैं, भारतीय संविधान की चाबी किसे कहते हैं अपन? प्रस्तावना। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं प्रस्तावना का अभाव। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जो 1919 का जो एक्ट था उसकी प्रस्तावना को 1935 के एक्ट में चिपका दिया, यानी 1935 के एक्ट में जोड़ दिया गया। इसमें जो 1958 में एक एक्ट अधिनियम बना था, भारत परिषद, अधिनियम नहीं कहेंगे, भारत परिषद का अंत इस एक्ट में कर दिया गया। जो कब बना था? 1858 के एक्ट में भारत परिषद का अंत कब बना? 1858 के एक्ट में, और समाप्त 1933। ये प्रश्न डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक दो बार वीडियो देखेंगे वैसे याद हो जाएंगे, और कुछ चीजों को नोट करते चले। अगर आप नोट करोगे तो आपका ही फायदा है। टीचर का काम है पढ़ाना और आपका काम है उसको समझना और याद रखना। अगले अगर अपन प्रावधान की बात करें तो जो 1919 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति थी, आपको याद आना चाहिए कि मुसलमानों को के लिए अलग प्रावधान किया गया था, जिसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट यदि खड़ा होता है तो उसे मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते हैं। ये था सांप्रदायिक निर्वाचन। कब से स्टार्ट हुआ? 1909 के एक्ट से। 1919 में इसे और बढ़ा दिया गया। क्या क्या कर दिया? सिख समुदाय के लिए भी, उसके बाद यूरोपियन के लिए भी। अब वर्तमान यानी 1935 में क्या किया इन्होंने? और बढ़ा दिया, हरिजनों के लिए भी कर दिया, यानी दलित समुदाय के, महिलाओं के लिए और एंग्लो इंडियनों के लिए, और इसे बढ़ा दिया गया। उसके बाद अगला जो प्रावधान था उसमें बर्मा यानी जो वर्तमान देश है उसे भारत से क्या कर दिया गया? आपको ध्यान हो तो इसे साइमन कमीशन रिपोर्ट में भी पेश किया गया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि उसके बहुत सारे प्रावधान 1935 के एक्ट में जोड़े गए, इसलिए। और अंग्रेजों ने इतना बड़ा एक्ट बनाया था, यदि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद भारत को और अधिक समय तक अंग्रेज गुलाम बनाकर रख सकते थे। परंतु जो अपने फ्रीडम फाइटर थे, देश के नेता थे, यानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो निष्ठावान तरीके से अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें प्रकृति भी साथ देती है। अब बात कर लेते हैं अपन, आपको याद होना चाहिए 1919 के एक्ट में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसे वर्तमान में कहते हैं अपन, इसका 1926 में गठन हुआ था। लेकिन 1935 के एक्ट में स्टेट यानी राज्यों के लिए भी, जिसे अपन अपने मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी, यूपीपीएससी,
उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, ऐसे सभी राज्यों के लिए गठित की गई। लेकिन ध्यान रखना उस समय कितने प्रांत थे? 11 प्रांत, इस राज्य नहीं थे ऐसे। और 2 प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई। 2 प्रांतों, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त, PSC लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, लोक सेवा आयोग। अगर आपको ये सभी बातें समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो आप एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। तो इस तरह भारत शासन अधिनियम 1935 किस प्रकार अपने भारतीय संविधान में एक मील का पत्थर साबित होता है। जब आप इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1947, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे संसद यानी कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा ही संसद का रूप ले लेती थी, है ना, और वही संविधान सभा थी, यानी 2 दोहरे कार्य करती। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि क्लास ज्वाइन करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको शुरू में ये बोरियत फील हो, परंतु एक बार आपको ये चीजें समझ में आएगी तो उसका आपको चरम सुख मिलेगा, और आपकी परीक्षा में यहाँ इन क्षेत्र से डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं। जब हम एग्जाम देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए, परंतु ये प्रश्न यहीं से आते हैं, और बाद में अपने को पता चलता है कि हाँ ये तो अपन ने पढ़ाई नहीं था। और क्योंकि एक एक प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपन कुछ मोस्ट जो अपने क्षेत्र में 12th इनमें चलते रहते हैं, 12th 10th में परसेंट बना लेते हैं, लेकिन जब अपन डिटेल से किसी चीज को समझते हैं तो उसका आनंद ही एक अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत हो रही है। जय श्री राम।